जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे श्री आईएएस चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी और सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ दी जा रही है जो बहुत ही सपोर्टिव है आप लोगों के लिए, और काफ़ी जो है कि क्रिएटिविटी है उसमें, और बहुत अच्छे से उसमें फैक्ट को समझाया गया है और कॉन्सेप्ट के साथ उसका लिंकेज बहुत अच्छे से स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उस करंट अफेयर्स की सीरीज में एक लेक्चर में केवल एक ही टॉपिक को समझाया जाता है, जो शॉर्ट वीडियो के रूप में 15 से 20 सेकंड का होता है, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से समझाया जाता है, जिसके माध्यम से यह कहा जा सकता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आता है तो आपका गलत नहीं होगा। और उसी के साथ टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जो अभी इकोनॉमिक्स की ही टेस्ट सीरीज केवल चल पा रही हैं, और हम लोग इकोनॉमिक्स की भी एक सीरीज चला रहे हैं। उसी इकोनॉमिक्स की सीरीज में हमने मुद्रा एंड बैंकिंग चैप्टर के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से संबंधित 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। जो दोस्त अभी नए जुड़े हों वो प्लीज़ पहले और दूसरे लेक्चर को ज़रूर देख लें, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को। फिर इस लेक्चर पे अगर आज के लेक्चर पे आएंगे तो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और दोस्तों, लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी जुड़ सकें इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी करने के लिए। आइए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और आज का टॉपिक है बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत ही। जैसे हमने आरआरबी बैंक पढ़ा, नाबार्ड बैंक पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे पेमेंट बैंक। और इसी पेमेंट बैंक में हम भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक की बात भी करेंगे। जो हमारा डाक खान था या भारतीय डाक थी, इंडियन पोस्टल सिस्टम था, उस पर भी हम बात करेंगे, और कैसे उसको भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में तब्दील किया गया, क्यों उसकी ऐसी आवश्यकता पड़ी, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए पहले हम पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं कि इसका जो सर्वप्रथम विचार था वो नचिकेत मोर समिति के सिफारिश में आया था। नचिकेत मोर समिति जो गठित की गई थी, उन्होंने बताया था कि एक पेमेंट बैंक भी होना चाहिए, भुगतान बैंक भी होना चाहिए। और मैं सभी व्यूअर्स से, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनके सामने एक प्रश्न रखता हूं कि नचिकेत मोर समिति किस वर्ष गठित की गई थी और किस वर्ष इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उसी के बाद आरबीआई के द्वारा इसकी स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी, और जो पहला भुगतान बैंक था आपका एयरटेल पेमेंट बैंक था। जी हाँ, वही एयरटेल जिसकी आप सिम यूज करते हैं, उसी का एयरटेल पेमेंट बैंक जो सबसे पहला भुगतान बैंक था। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करते हैं जरा भुगतान बैंक की जो गतिविधियां हैं वो कैसे एक्टिविटी करता है। क्या वो वित्तीय संस्थाओं जैसे एसबीआई, पीएनबी या इन संस्थाओं की तरह या इन बैंकों की तरह भी सभी कार्य कर सकता है, या केवल कुछ सीमित गतिविधि ही कर सकता है। इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं आगे, और जहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं भुगतान बैंक की गतिविधियों का दायरा सीमित होता है तो कितना सीमित होता है और क्या क्या इन्हें करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, पहली बात कि ये मांग जमा को स्वीकार कर सकते हैं। मांग जमा को अगर ये स्वीकार कर सकते हैं तो ये बताइए, आपको बताया था मैंने आरबीआई के चैप्टर में कि अगर आप मांग जमा स्वीकार करती है कोई संस्था, तो उसका मतलब क्या है कि आप जब भी पैसा अपना चाहें तब तुरंत निकाल सकते हैं, या तो बैंक में जाके या एटीएम कार्ड्स के माध्यम से। तो आपको पता है कि जो ये पेमेंट बैंक हैं सामान्यतः ये ऑनलाइन होती हैं, तो इनके लिए तो आप बैंक में तो जाओगे नहीं, आपको इसके लिए कार्ड चाहिए। तो वो कैसा कार्ड होता है? डेबिट कार्ड होता है। डेबिट मतलब पैसे का निकालना, पैसे निकालना, इसलिए डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है एटीएम के रूप में। तो हमें ये क्या देगा, जब ये मांग को जमा स्वीकार कर रहा है तो साथ में उस पैसे को निकालने के लिए एक एटीएम भी तो देगा। तो
तो यहाँ से आपने सीधे निकाल लिया कनेक्टिविटी करके कि लिंक स्थापित किया कि जब अभी मांग जमा स्वीकार कर सकता है तो उस पैसे को निकालने के लिए एक एटीएम कार्ड भी देगा, जिसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये लोन प्रोवाइड नहीं करता है किसी को, ध्यान दीजिएगा, ये ऋण प्रोवाइड नहीं करता है। और फिर अगर ऋण ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो ये क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकता है। तो आप ये समझ गए कि ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकता है लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता, और जब क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता तो ये ऋण भी नहीं दे सकता। वहीं अगर किसी को इस पेमेंट बैंक की स्थापना करनी है, फिर चाहे वो पेटीएम का पेमेंट बैंक हो या एयरटेल का पेमेंट बैंक हो या किसी का भी पेमेंट बैंक होगा, उसको 100 करोड़ की पूंजी अनिवार्यतः प्रयोग करनी पड़ेगी। अपने पास 100 करोड़ की पूंजी रखनी पड़ेगी, तब जाके वो स्थापना कर सकता है पेमेंट बैंक की। वहीं एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पूछा जाता है कि क्या पेमेंट बैंक सीआरआर रखते हैं या नहीं, और रखते हैं तो अपने पास रखते हैं या आरबीआई के पास। तो आपका उत्तर होगा जी हाँ, ये सीआरआर रखते भी हैं और आरबीआई के पास रखते हैं, परंतु एसएलआर इनको रखना आवश्यक नहीं होता है। हमने पढ़ा था वित्तीय संस्थाओं में कि एसएलआर रखना जरूरी होता है। अनियमितता होने पर बैंक रेट के साथ साथ 3% का दंड भी दिया जाता है, लेकिन इनके साथ एसएलआर की कोई समस्या नहीं होती है, परंतु सीआरआर रखना पड़ता है। आप दूसरी भाषा में कहें तो एसएलआर के रूप में सीधा तो नहीं, लेकिन एक दंड के रूप में, या दूसरी भाषा में कहें कि ये भी दिवालियापन ना हो सके, अपनी नेट सेफ्टी बनाए रखने के लिए इनकी जो निवल देयता होती है, टोटल जो लाइबिलिटीज़ होती है, उसका 75% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अनिवार्य है। इसका फ़ायदा यह होता है कि अगर ये बैंक कभी दिवालिया हो भी जाए तो 75% इनकी जो राशि थी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में सेफ थी, और वहाँ से ये अपनी सिक्योरिटी से जो पैसा भुना के अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। तो आपने ये देख लिया कि ये एसएलआर तो रख नहीं रहे हैं, केवल सीआरआर रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बैंक दिवालिया हो गए तो इनके ग्राहकों का क्या होगा फिर? तो इनके ग्राहकों को बचाए रखने के लिए और इनको भी दिवालिया होने से बचाने के लिए अनिवार्यतः 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में निवेश करना जरूरी होता है इनको। और निवल देयता किसे कहते हैं ये मैंने पिछली कक्षाओं में बता दिया है, जहाँ पे एनडीटीएल की बात मैंने की थी सीआरआर और एसएलआर के रूप में। तो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, जो दोस्त नए जुड़े हैं, वो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखेंगे। आइए हम आगे देखते हैं कि भुगतान बैंक के उद्देश्य क्या होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी जो गतिविधियां हैं कि जमा स्वीकार करेगा तो उस जमा को निकालने के लिए आपको एक डेबिट कार्ड दे देगा, ऋण स्वीकार नहीं करता है अर्थात ऋण देता नहीं है तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं देगा। आरबीआई के पास सीआरआर भी रखता है, जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और वहीं अपने दिवालियापन को बचाए रखने के लिए 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्हें निवेश करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं भुगतान बैंक के उद्देश्य क्या होते हैं। तो वही सभी के जो उद्देश्य होते हैं, सामान्यतः वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देना, लघु बचत खाते उपलब्ध कराना, प्रवासी श्रमिकों, निम्न आय अर्जित करने वाले, छोटे व्यापारियों को धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना। ध्यान देना, प्रवासी श्रमिक की बात हो रही है, और प्रवासी श्रमिक की बात जो अभी कोरोना महामारी में बहुत चर्चा में रही है, प्रवासी श्रमिक, सामान्य भाषा में कहें तो यहाँ प्रवासी नागरिक की बात नहीं हो रही, बल्कि प्रवासी श्रमिकों की बात हो रही है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी आजीविका के लिए जाते हैं। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, पश्चिम बंगाल में जाते हैं, तो ये प्रवासी श्रमिक कहलाते हैं। और इनको जो अपनी कमाई होती है, जो 50 रुपये 100 रुपये पर प्रतिदिन के हिसाब से या मासिक रूप से अगर हम कहें कि इनकी 2-4 हज़ार रुपये की जो बचत हो जाती है, उस बचत को अपने परिवार को ट्रांसफ़र करने के लिए इनके पास बैंक खाते नहीं होते हैं, तो ये लोग ऑनलाइन पेमेंट बैंक्स का प्रयोग करते हैं मोबाइल में। तो छोटे छोटे खाते भी प्रदान किए जाते हैं, खोले जाते हैं, जिसमें नो फ्रिल्स की कंडीशन फॉलो की जाती है। मैंने बताया है नो फ्रिल्स, न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई कंडीशन नहीं होती है, अर्थात आप जीरो बैलेंस पे भी खाते को चला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम इसी में।
अब डाक बैंक की अगर हम बात करें कि भारतीय डाक को भुगतान बैंक का दर्जा दिया गया, IPPB अर्थात इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका स्लोगन था आपका बैंक आपके द्वार। पहले स्लोगन हुआ करता था डाकिया डाक लाया, अब होता है डाकिया बैंक लाया, अर्थात आपका बैंक आपके द्वार। मतलब डाकिया खुद आपके घर तक आएगा, सारी जानकारी आपको देगा, कैसे खाते खोले जाते हैं, कैसे उसमें पैसे को सुरक्षित रखेंगे, कब आवश्यकता पड़ने पर आप ऋण ले सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब जरा मैं इस पे आने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि क्यों भुगतान बैंक के रूप में भारत सरकार के द्वारा पोस्ट ऑफिस का चुनाव किया गया। देखिए, पिछले 70 सालों से अर्थात 1950 के बाद से मैं बात कर रहा हूँ, जब RBI का भी राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, और SBI जैसे बैंक जो कि सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, उसका भी राष्ट्रीयकरण आपके 1955 में गोरेवाला समिति के आधार पर किया गया था। लगभग 70 सालों से ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय सुविधाओं को पहुंचाया जाए। सरकार के द्वारा जो लाभ दिए जा रहे हैं इन वंचितों को वहां तक भी पहुंचाया जाए। तो कैसे? वित्तीय समावेशन के लिए सरकार ने जनधन योजना खोली। हमने वित्तीय समावेशन के चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ा है कि वित्तीय समावेशन क्या होता है, उसका कैसे प्रयोग होता है, कैसे वो आर्थिक समृद्धि और रोजगार में योगदान दे सकते हैं। इन सब पे बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आखिर 70 साल पूरे हो गए, लेकिन वित्तीय समावेशन आज भी नहीं हो पाया पूरा। आज भी गांव में बैंकिंग संस्थाओं का अभाव है। तो क्यों सरकार ने पोस्ट ऑफिस को चुना? तो सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ, आपको पता है डाक व्यवस्था का जो श्रेय होता है या जनक जो माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, जिन्होंने 1853 के आसपास, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है मुझे, 1852 या 1853 इसी समय डाक व्यवस्था शुरू की थी। अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत में, तो हमने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे, इन्होंने भी डाक व्यवस्था की शुरुआत की और बहुत श्रेय दिया। और वर्तमान भारतीय समाज में, भारतीय देश में आपको हर एक गांव में एक पोस्ट ऑफिस जरूर देखने को मिल जाएगा, जो कि अंग्रेजों की एक देन है, जिन्होंने पूरे भारत में पोस्ट ऑफिस खोलने का प्रयास किया और फिर हमारी भारत सरकार ने भी खोलने का प्रयास किया। हम एक पिन कोड भरते हैं फॉर्म में, जो ये बताता है कि आपके क्षेत्र में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जिसकी रेंज में, जिसके दायरे में आपका घर आता है, अर्थात उस पोस्ट ऑफिस से आपकी कनेक्टिविटी है। आप उस पोस्ट ऑफिस से अपने लेटर को, चिट्ठी को, ज्वाइनिंग लेटर को, फॉर्म को पोस्ट कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो सरकार को लगा कि ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम बन सकता है गांव के हर व्यक्ति को सीधा बैंक से जोड़ने के लिए। जब पोस्ट ऑफिस से गांव का हर एक व्यक्ति, शहर का हर एक व्यक्ति, दूसरी भाषा में कहें कि भारत का संपूर्ण व्यक्ति जब पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ है, तो अगर हम पोस्ट ऑफिस को बैंक में कन्वर्ट कर देते हैं तो शायद वित्तीय समावेशन बहुत तेजी से बढ़ जाए। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही था कि वित्तीय समावेशन के रूप में ग्रामीण लोगों को, जो गांव के वंचित लोग हैं, उनको जोड़ने के लिए बैंकिंग संस्थाएं अगर नहीं खोल पा रही हैं या नहीं सुविधाएं मिल रही हैं, तो हम क्या करें, भारतीय पोस्ट ऑफिस को ही बैंक में कन्वर्ट कर दें। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई, और जिसका स्लोगन क्या रखा गया, आपका बैंक आपके द्वार। क्योंकि आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो आपके द्वार पर ही है। कहने का मतलब आपके घर से नज़दीकी दूरी पर है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे भी हो सकता है, किसी किसी का घर के जस्ट बगल में भी हो सकता है। तो ये कि सशक्त माध्यम बना, जिसको सरकार ने मौखिक रूप में देखा और वित्तीय समावेशन की योजना के रूप में, जैसे जनधन खाते योजना चलाए जा रहे हैं, उसी तरीके से इसको भी, पोस्ट ऑफिस को भी खोला गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था इसका मुख्य उद्देश्य। अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय डाक मध्यकाल में क्या उसकी भूमिका थी, ब्रिटिश काल में क्या वो भूमिका थी, और वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा कितना अच्छा प्रयोग किया गया इसके ऊपर, और जिसके बेहतर रिजल्ट भी मिल रहे हैं। जब ग्रामीण लोगों को ये जागरूकता दी गई, जागरूक किया गया
कि आपके पोस्ट ऑफिस में ही आपके बैंक अकाउंट को ओपन किया जा रहा है, वो भी जीरो बैलेंस पर, तो बहुत सारे ग्रामीण लोगों ने अपने खातों को खुलवाया। सरकारी डेटा के अनुसार जो है कि बहुत ही सकारात्मक इसमें वृद्धि देखने को मिली। जिस तरीके से जनधन खाते योजना में वृद्धि देखने को मिली, उसी तरीके से हमें इसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा उठाया गया यह प्रयास सफल माना जा सकता है। आइए हम आगे बात करते हैं जरा कि इसका उद्देश्य क्या था। आप देख सकते हैं अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना, और अंतिम व्यक्ति तक का मतलब कि गांव में अंतिम व्यक्ति जो है उस तक बैंक की सेवा उपलब्ध कराने के लिए पोस्ट ऑफिस बैंक का प्रयोग किया गया। वहीं वंचित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, घरेलू स्तर पर धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर दक्षिण भारत में है और वो उत्तर भारत में किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसके लिए या तो पेमेंट बैंक की सुविधा का प्रयोग कर सकता है या फिर पोस्ट ऑफिस के पेमेंट बैंक की सुविधा का भी प्रयोग कर सकता है। वहीं डोर स्टेप बैंकिंग, डोर स्टेप का मतलब आपका बैंक आपके द्वार पर आ गया है, उसका भी प्रयोग। और वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की जो सुविधा ग्रामीण लोगों को दी जाती है, जिसको हम डीबीटी कहते हैं, इस सुविधा को पोस्ट ऑफिस के बैंक के माध्यम से घर घर लोगों को पहुंचाया गया। जो वास्तविक लाभार्थी थे उनको डीबीटी का सीधा लाभ पहुंचाया गया, और जिसके माध्यम से हमने बिचौलियों का क्या किया, उन्मूलन करने का प्रयास किया। तो आप समझ गए होंगे। और अगर दोस्तों आपको यहाँ पे वित्तीय समावेशन वाली बातें कुछ कम समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप मेरी वित्तीय समावेशन के जो 2 लेक्चर मैंने डाले थे उसको आप देख लीजिए। बहुत विस्तार से हमने एक एक डिटेल में अध्ययन किया है कि अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा, सरकार को क्या लाभ होगा, किसान को क्या लाभ होगा, आर्थिक संस्थाओं को क्या लाभ होगा, देश को क्या लाभ होगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने वित्तीय समावेशन चैप्टर में विस्तार से अध्ययन किया है। आइए दोस्तों अब हम टॉपिक की बात करते हैं। मैंने आपसे वादा भी किया था कि पहले हम कोऑपरेटिव बैंक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं कम रहती हैं। सामान्यतः प्रश्नों का ट्रेंड वाणिज्यिक बैंकों से है। सहकारी बैंकों से कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं या जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहाँ से प्रश्न आते हैं। वहाँ से जो प्रश्न आते हैं उसमें सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंकों में अंतर के रूप में भी पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों का समावेश आज के लेक्चर में किया गया है, और आज के लेक्चर के समापन के साथ ही सहकारी बैंक से संबंधित सारी जानकारियां समाप्त कर दी जाएंगी, और अगली क्लास में हम वाणिज्यिक बैंक पे आ जाएंगे, अर्थात वाणिज्यिक बैंक के टॉपिक को शुरू करेंगे। देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, जैसा कि इसमें लिखा है कोऑपरेटिव यानी कि एक दूसरे का सहयोग करना, कॉपरेशन करना। वहीं से हम इसकी व्याख्या करते हैं कि सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव वे बैंक हैं जिनका गठन एवं क्रियाकलाप सहकारिता के आधार पर है। अब वो सहकारिता किसके बीच में हो सकती है? 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 संस्थाओं के बीच में, या 2 से अधिक लोगों के बीच में भी एक सहयोग हो सकता है। उसके आधार पर इसका गठन किया गया है। जो सामान्यतः सहकारी बैंक अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं जैसे ऋण देना, पैसे जमा करना, बैंक खाता आदि प्रदान करते हैं। और सहकारी बैंकों का जो स्वामित्व होता है और नियंत्रण होता है वो सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सहकारी बैंक कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन पे, अर्थात कॉरपोरेशन सहकारिता पर आधारित है, और इसका जो स्वामित्व होता है वो इन्हीं के सदस्यों के द्वारा जो चुने गए निदेशक मंडल होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में है कि सभी सहकारी सदस्यों ने कुछ लोगों को चुना है वोटिंग के तरीके से, इलेक्शन के मेथड से, कि आप 2-4 लोग जो इलेक्ट होके आए हो, जो चुनाव जीत के आए हो, वही सहकारी बैंकों से संबंधित आप नियंत्रण भी रखोगे, दिशा निर्देश भी बताओगे, जो इसके लिए सकारात्मक रूप से फायदेमंद होगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं एक और व्याख्या के रूप में। उल्लेखनीय है कि सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं, बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना है।
और यहीं से मैं बता दूं आपको, यहीं पे वाणिज्यिक बैंक अलग हो जाता है सहकारी बैंक से, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक का जो उद्देश्य होता है वो प्राथमिक लक्ष्य होता है कि लाभ कमाना, जबकि सहकारी बैंकों का क्या है कि अपने सदस्यों को अधिक से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराना, न कि लाभ कमाना। और जो प्रीलिम्स के स्तर पे जो क्वेश्चन आते हैं वो इन 3 पॉइंट से आते हैं दोस्तों, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किस अधिनियम के द्वारा होती है, तो हम बताएंगे राज्य सहकारी समिति अधिनियम के द्वारा होती है। अर्थात जब हम वाणिज्यिक बैंक की बात करते हैं तो उनकी हम कंपनी अधिनियम के तहत उसकी स्थापना करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसी में आज ही के लेक्चर में कि सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक में क्या अंतर है। तो सहकारी बैंक की दोस्तों स्थापना किससे होती है, राज्य सहकारी समिति अधिनियम। लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन भी तो होगा कहीं ना कहीं, पंजीकरण भी होगा। तो इनका पंजीकरण आरसीएस के पास होता है, अर्थात रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास होता है। वहीं इनका नियमन अगर हम देखें तो राज्य सरकार के द्वारा होता है और भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के द्वारा भी आंशिक रूप से किया जाता है। अर्थात इस पे जो नियमन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है, आरबीआई का कुछ मात्रा में होता है या आंशिक रूप में होता है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि इनकी जो शाखाएं होती हैं वो मुख्यतः एक राज्य तक सीमित होती है, जैसे उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक। राज्य का नाम लगने से ही पता चल जाता है कि इस सहकारी बैंक का शाखा का विस्तार केवल और केवल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होगा। बिहार सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल सहकारी बैंक, गुजरात कोऑपरेटिव बैंक। तो राज्यों के नाम लग जाने से ही पता चल रहा है कि इनकी जो शाखा का विस्तार होगा वो क्या होगा, एक राज्य तक ही सीमित होगा। अगर आपको दूसरे राज्य में कोई शाखा खोलनी है तो उस राज्य सरकार के अधिनियम के अनुसार आपको आरसीएस के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और आपको पता है कि सरकारें एक जैसा कानून नहीं बनाती हैं, सरकार स्वतंत्र होती हैं अपने अपने कानूनों को बनाने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक राज्य तक केवल सीमित होती हैं। अब जरा हम बात करें सहकारी बैंकों के प्रमुख उद्देश्य, तो आपको मैंने जब नाबार्ड पढ़ा रहा था पिछली कक्षा में तो मैंने बताया था कि नाबार्ड बैंक किस तरीके से ग्रामीण और कृषि विकास के लिए कुछ संस्थाओं का चयन करता है, जिसमें आरआरबी था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, खुद नाबार्ड की संस्थाएं। तो वहाँ पे राज्य सहकारी बैंक जो हमने पढ़ा था वहीं सहकारी बैंक यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि उन सहकारी बैंकों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है। तो आप समझ सकते हो कि जो उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का था, जो उद्देश्य नाबार्ड का था, वही उद्देश्य हमारे इन राज्य सहकारी बैंकों का होगा। और वो क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, कृषि का विकास करना, छोटे उद्योगों का विकास करना, जिसके माध्यम से यह सभी क्या करेंगे, आर्थिक विकास में सहयोग करेंगे, योगदान देंगे। आइए हम देखते हैं। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक साख सुविधाओं को उपलब्ध कराना। पहली चीज आपको समझ में आ रही होगी कि साख सुविधाएं क्या होती हैं, अर्थात उनको आवश्यकता पड़ने पर ऋण की उपलब्धता कराना। दूसरा, ग्रामीण वित्त पोषण और सूक्ष्म वित्त पोषण करना, अर्थात ग्रामीण विकास के लिए वित्त देना, वहीं सूक्ष्म वित्त पोषण करना। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सहकारी बैंकों को पैसा कहाँ से मिलता है, तो नाबार्ड के माध्यम से भी मिलता है और सरकार के माध्यम से भी मिलता है, क्योंकि मैंने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में बताया था कि यह उत्तरदायित्व तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का होता है, जिसके लिए सरकारें पैसा खर्च करती हैं और साथ ही नाबार्ड भी अपना पैसा खर्च करता है। तो सहकारी बैंकों के पास जो पैसा पहुंचता है उसके माध्यम से ग्रामीण वित्त पोषण और सूक्ष्म वित्त पोषण किया जाता है। आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, मैंने बताया था कि सभी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे लेकिन एक चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर यही मैं सहकारी बैंक आपको पहले ही पढ़ा देता पहले ही दिन के लेक्चर में, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बना रहता कि सर सहकारी बैंकों को पैसा कहाँ से मिलता है। फिर मैं वहाँ पर रटाने वाली पद्धति की बात करता कि भाई नाबार्ड से मिलता है, राज्य सरकार से मिलता है, अभी आप रट लीजिए, तो फ़ायदा नहीं होता पढ़ने का।
और अभी आप समझ रहे होंगे कि अच्छा नाबार्ड की संस्थाएं क्या क्या होती हैं। नाबार्ड का जो उद्देश्य होता है उसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका क्या है, सहकारी बैंकों की भूमिका क्या है, साथ ही कल्याणकारी योजनाओं में कितना योगदान करता है, राज्य सरकार की भूमिका क्या है, प्रायोजक बैंक जो हमारे होते हैं उनकी भूमिका क्या है। तो इन सबको कहीं ना कहीं नाबार्ड के द्वारा फाइनेंस किया जाता है, वित्त मिलता है, पैसा मिलता है और सरकार भी देती है, और जिसके माध्यम से सहकारी बैंक अपना प्रयोग करते हैं संसाधनों का और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि एक सीक्वेंस के बाद मैंने क्यों नाबार्ड पहले पढ़ाया, उससे पहले आरआरबी क्यों पढ़ाया और अब मैं सहकारी बैंक पढ़ा रहा हूँ। तो आप समझ रहे होंगे कि कितने चरणबद्ध तरीके से हम स्टडी को कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके माध्यम से क्या होगा कि वंचित वर्गों को बिचौलियों और देसी बैंकरों के शोषण से मुक्त करना, क्योंकि गांव का जो वंचित वर्ग होता है, किसान वर्ग होता है, वो सामान्यतः आवश्यकता पड़ने पर ऋण के लिए अपने पड़ोसी या अपने मित्र या सेठ साहूकार, जिनको हम देसी बैंकर कहते हैं, या बिचौलियों के ऊपर आश्रित हो जाता है। तो इन लोगों को इनके शोषण से मुक्त करने के लिए भी सहकारी बैंक को आगे आना होता है। वहीं किसानों और गरीबों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना, सस्ती दर पर, ध्यान दीजिएगा, जबकि ये देसी बैंकर और जो बिचौलिए होते हैं ये महंगी दर पर देते हैं, परंतु फिर भी गांव का किसान इन्हीं से लेता है, क्योंकि उसके पास जागरूकता का अभाव है, वित्तीय संस्थाओं के लाभ नहीं पता है उन्हें। तो इसी वजह से वो इनके डेट ट्रैप यानी कि जो ऋण का जाल होता है उसमें फंस जाता है और घर द्वार सब बिक जाता है उसका। तो ऐसी स्थिति में सहकारी बैंकों की भूमिका बढ़ जाती है, नाबार्ड की भूमिका बढ़ जाती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका बढ़ जाती है, जिसमें कहा जाता है कि सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराएगा और जिससे उनका आर्थिक विकास अत्यधिक हो सके। वहीं हम बात करें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीबों को तथा ज़रूरतमंदों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो ये था दोस्तों सहकारी बैंकों के उद्देश्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा और सहकारी बैंक भी समझ में आ रहा होगा। वहीं एक और पॉइंट छूट गया, लघु एवं स्वरोजगार से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, स्टार्टअप की तरह छोटे स्तर का उन्होंने खोला है, खुद का एक रोजगार लगाया है, उनको अगर ऋण की आवश्यकता है तो सहकारी बैंक से ऋण ले सकते हैं। अब आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ, सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंकों में अंतर, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न सीधे बनाए जा सकते हैं। अंतर करके नहीं पूछेगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को जब क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ से, तो आपको आने वाले प्रश्नों में फिर सहकारी बैंक या वाणिज्यिक बैंक में क्या मूलभूत अंतर होते हैं उनको समझ के आप बहुत आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला उद्देश्य है, पहला अंतर अगर हम बात करें, सहकारी बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन कल्याण करना, अर्थात ग्रामीण विकास करना, क्षेत्रीय विकास करना, गरीबों का विकास करना, और ये जन कल्याण की श्रेणी में आता है। जबकि वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। मैं मानता हूं कि मैंने अभी वाणिज्यिक बैंक आपको पढ़ाया नहीं है, अगली क्लास में हम लोग वाणिज्यिक बैंक ही शुरू करेंगे, लेकिन मैंने आरबीआई के लेक्चर में, भारतीय वित्त व्यवस्था के लेक्चर में, पिछले बैंकिंग प्रणाली के जो 2 लेक्चर हुए उनमें भी लगातार वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया है और आपको बताया भी है, जिसके माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है। वहीं सहकारी बैंकों का नियमन आरबीआई भी करती है और राज्य सरकार भी करती है। अभी हमने पढ़ा कि आरबीआई भी करेगी आंशिक रूप से और मुख्य रूप से राज्य सरकार, दोनों ही करती हैं। जबकि वाणिज्यिक बैंकों का नियमन केवल और केवल आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और वो भी बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई करता है। ठीक है दोस्तों, जब हमने आरबीआई पढ़ रहे थे शुरू में, तो वहीं मैंने बताया था कि आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से आरबीआई की कार्यप्रणाली की बात की जाती है। लेकिन जब आरबीआई जब बैंकों पर नियंत्रण रखता है, कमर्शियल बैंकों पे जो है कि लगाम लगाता है, फिर चाहे वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, बेस रेट, इन सबसे संबंधित जब कोई गतिविधि करता है तो वहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की, तो सहकारी बैंकों का दायरा सीमित होता है,
क्योंकि एक स्टेट तक सीमित होती हैं, एक राज्य तक सीमित होती हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंकों का दायरा अपेक्षाकृत अधिक होता है, या दूसरी भाषा में क्या है कि पूरे देश में इनकी शाखा होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के दक्षिणी छोर पे भी होगी तो भारत के उत्तरी छोर में भी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक या उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक या उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक ये केवल और केवल दक्षिण उत्तर प्रदेश से उत्तरी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच में रहेगी। बिहार या उत्तराखंड या मध्य प्रदेश में ये नहीं जा सकती है, तो दायरा सीमित हो गया इसका। वहीं अगर हम बात करें, सहकारी बैंकों की ब्याज दर वाणिज्यिक बैंकों से अधिक रहती है, क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति सीमित है जबकि मुद्रा की मांग अधिक है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इस पर आप लोग कंफ्यूज करेंगे, बहुत मुझे उम्मीद है कि आप लोग कंफ्यूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको लगता होगा कि सर सहकारी बैंक तो ग्रामीण विकास के लिए है, तो फिर इसका ऋण महंगा क्यों है, जबकि वाणिज्यिक बैंकों की जो है कि रेट कम है। यहाँ कह रहा है सहकारी बैंकों की ब्याज दर वाणिज्यिक बैंकों से अधिक रहती है, इसका मतलब सहकारी बैंक की अधिक रहती है, वाणिज्यिक बैंकों की कम रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति सीमित है जबकि मुद्रा की मांग अधिक है। मैंने पढ़ाया था पहले चैप्टर में, जहाँ पर हमने आरबीआई से संबंधित लिक्विडिटी की बात की थी, तरलता की बात। आपको पता है वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा बहुत होता है, और उस पैसे की अपेक्षा जितने लोग मांगने वाले होते हैं, उनसे पैसा लेने वाले होते हैं, तो उनकी संख्या जब कम रहती है, अर्थात रुपए की सप्लाई अधिक है लेकिन डिमांड कम है, तो मैंने बताया था कि ब्याज रेट कम हो जाएगी। लेकिन हम सहकारी बैंकों में देखते हैं तो गांव में लगभग सभी लोग को ऋण की आवश्यकता होती है, अर्थात डिमांड अधिक है, लेकिन सहकारी बैंकों के पास पैसा सामान्यतः कम होता है। इसी वजह से ऋण की जो रेट होती है वो महंगी हो जाती है। अब आप समझ पा रहे होंगे, सहकारी बैंकों के पास पैसा कम है अर्थात आपूर्ति कम है, लेकिन मांगने वाले अधिक हैं। क्यों अधिक है? क्योंकि ग्रामीण विकास के अंतर्गत चाहे वो किसान हो, चाहे भूमिहीन किसान हो, चाहे छोटे उद्योग के लोग हों, चाहे स्वरोजगार करने वाले हों, सबको ऋण की आवश्यकता होती ही होती है। और ऐसी स्थिति में ऋण की मांग करने वाले लोग अधिक हैं जबकि आपूर्ति कम है। और मैंने बताया था आपूर्ति और मांग का नियम क्या होता है कि अगर आपूर्ति कम है और मांग अधिक है तो ब्याज रेट अधिक हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे फोर्थ पॉइंट को बहुत विस्तार से। आइए हम आगे देख लेते हैं। सहकारी बैंकों में वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कई तरह की बैंकिंग सेवाएं देने की कम क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है, वाणिज्यिक बैंक आपको आधुनिक सेवाएं भी देती है, गिफ्ट कार्ड भी देती है बना के, ट्रैवल कार्ड बना के देती है, आपका लाइफ इंश्योरेंस करती हैं, बहुत सारी सुविधाएं आपको देती है। और अपने परंपरागत कार्य मांग जमा और ऋण इनको तो करती ही करती है। जबकि सहकारी बैंक ट्रैवल कार्ड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, या दूसरी भाषा में कहें गिफ्ट कार्ड हो गया, ये सारे काम लगभग बहुत कम स्तर पे करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वित्तीय सुविधाएं देने वाली जो क्षमता है वो वाणिज्यिक बैंकों के पास ज़्यादा है, सहकारी बैंकों के पास कम है। वहीं सहकारी बैंकों का जो पंजीकरण होता है वो आरसीएस के पास होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जबकि वाणिज्यिक बैंकों का पंजीकरण आरओसी के पास होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इनके पास होता है। एक अंतर ये रहा, दोनों ही बैंक हैं लेकिन दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग होता है। और इसी के साथ साथ सहकारी बैंक की जो स्थापना होती है वो राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार होती है, जबकि वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार होती है। तब आप समझ गए होंगे, पहले कंपनी अधिनियम 1956 चलता था। कौन सा चलता था? 1956। इसके माध्यम से स्थापनाएं होती थी। फिर कंपनी अधिनियम 2013 आया, इसके माध्यम से स्थापना हो रही है। और शायद वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2019 चल रहा है, तो हम कहेंगे कंपनी अधिनियम 2019 के माध्यम से इनकी स्थापना होती है। लेकिन सहकारी बैंक की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार होती है। तो ये थे कुछ बेसिक अंतर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पेमेंट बैंक और सहकारी बैंक बहुत विस्तार से मैंने बताया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद अब आपको बैंकिंग प्रणाली से संबंधित किसी भी डाउट के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सारे डाउट्स मैंने उम्मीद करता हूँ यहीं क्लियर कर दिए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स रह गए हैं तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप कमेंट करिए
और मैं उस पर ज़रूर आपको समाधान प्रस्तुत करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जब चैनल पे यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। अब PDF का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी है। अब प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जय हिंद, जय भारत।